तो इस वीडियो में हम वीक 4 एक्टिविटी 4.2 से लेकर के लास्ट एक्टिविटी 4.6 तक सॉल्व करेंगे। बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है एक्टिविटी 4.2 और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्पिंग कर दूंगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। साथ में और भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। आप उसे ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। अभी तक के मैं जो अपने वीडियोज़ बनाया था थ्योरी रिलेटेड और एक्टिविटी सॉल्विंग रिलेटेड, तो मैं उसको रिविज़िट कर रहा था, तो मैंने देखा कि थ्योरी वाले पार्ट में कहीं-कहीं कुछ-कुछ मिस्टेक्स हैं। कहीं और कुछ मिस्टेक्स तो मैंने सेम टाइम पे हाइलाइट भी कर दिया कि अच्छा ये गलत हो गया, ऐसा होना चाहिए। बट कुछ चीज़ें छूट गई हैं जिसको मैंने फिर कमेंट सेक्शन में थोड़ा चेंज किया है। लेकिन एक्टिविटी के जो सॉल्यूशन है उसमें सब ठीक है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं और आगे मैं कोशिश करूँगा कि कोई मिस्टेक ना हो वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 4.2। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ आर करेक्ट फॉर ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? हुँ, तो पहला है fxb माइनस fxa और करेक्ट बताना है। x की वैल्यू है a से b तक, तो b माइनस a। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो बात हो रही है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। तो डिस्क्रीट के मामले में जो है 1 मिनट। तो डिस्क्रीट के मामले में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी a से ग्रेटर होना चाहिए x और b के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए, तब ये होता है CDF ऑफ b माइनस CDF ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF ऑफ a। तो ये तो बाय डेफिनेशन क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ सही लिखा है, इसमें इक्वल टू दोनों लगा है, इधर इक्वल टू लगा है, इधर नहीं लगा है, ये गलत है। और यहाँ पे दोनों साइड नहीं लगा, ये भी गलत है, ये सही। तो ये डेफिनेशन से क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन 2, 3, 4 ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। द CDF ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा डिस्क्रीट है, इज गिवन बाई ये है, ठीक है, ये चीज़ मिट गई है। तो क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, एक्स की रेंज क्या होगी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स 0 से नीचे पे 0 है, तो 0 तो होगी नहीं, बट एक्स इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी है, यानी एक्स की रेंज 0 हो सकती है और 0 से 1 तक यही है, और 1 पे उसके फिर जंप करा, 1 पे प्रोबेबिलिटी है यानी कि 1 भी है एक्स की वैल्यू, फिर 4 पे जंप हो रहा है यानी 4 है, और 8 पे भी है, तो 0 1 4 8 ये होना चाहिए, 0 1 4 8, यस। क्योंकि जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट की मिलती है वहाँ पर जंप होता है, और वहाँ पे जहाँ पे जंप है वही उसका रेंज होगा, 0 1 4 8। कैलकुलेट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला x इज इक्वल टू 4। तो जो CDF है वो 4 के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है, x इज इक्वल टू 4 के लिए है 0.88, ओहो 0.88, ठीक है 0.88 है। x इज इक्वल टू 4 के लिए 0.88 है, और 4 से कम में क्या है, x इज लेस देन 4 पे क्या है, CDF लेस देन 4 पे है 0.68। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 का होगा f x इज इक्वल टू 4 माइनस f x इज लेस देन 4, तो 0.80 माइनस 0.68, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और हमसे गए 0.12 होना चाहिए। गलत 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 गलत।
कैलकुलेट x इज इक्वल टू 4। ये बार बार मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर है 8 8 है, ऐसी गलतियां मैं बार बार कर बैठता हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसे एग्जाम में भी होता है और ग्रेडेड असाइनमेंट में भी हो जाता है और गलत हो जाता है सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है 0.88 और यह 0.68। तो अब ये आएगा 0.20। कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सब कुछ आते हुए भी सब गलत हो जाता है, नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैलकुलेट x इज इक्वल टू 8 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 8 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 गिवन है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो इसका जो होगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अपॉन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? x इज इक्वल टू 8 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसका इंटरसेक्शन होगा x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 8 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? x इज इक्वल टू 8 पे प्रोबेबिलिटी इसका कम्युलेटिव 1 हो रहा है और प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन पे 0.88 है। तो x इज इक्वल टू 8 पे क्या होगा? 10 में से हट गया 2, 9 में से हट गया 1, 0.12। तो x इज इक्वल टू 0.12 है और नीचे है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो लेस देन 4 पे कितना है? 0.68। तो 0.68 है लेस देन 4 पे। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 पे हो जाएगा 1 माइनस 0.68। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 का 2 से जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.32। और अगर इसको सॉल्व करें तो 12 4 3/8 और 3/8 का अगर निकालें पॉइंट में तो क्या होगा? 3/8 कितना होगा? 3/8 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड 8 0.375, यही है क्या? 0.375 आ रहा है, जो कि 0.38 इसको हम लिख सकते हैं 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो कैसे आया? x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमने 1 माइनस x लेस देन 4 का माइनस करके निकाल लिया। ठीक है, आगे चलें। द cumulative distribution function of a discrete random variable x is given. Let y find the PMF of y. ओके, ये x का PMF दिया हुआ है, CDF cumulative distribution function। CDF दिया है, PMF नहीं दिया, CDF दिया है। अब discrete random variable x is given. Let y is equal to 2x square plus 1. Find the PMF of y. y का PMF निकालना है। ओके, तो x y, तो x की वैल्यू है लेस देन -2 और यहाँ पर लिख लेते हैं, यह है CDF है। तो x की वैल्यू लेस देन -2 है, तो है 0। ठीक है, -2 पे हो जाती है 0.15। x की वैल्यू -2, CDF है 0.15 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 दूनी के 4 प्लस 1 5। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जंप कहाँ पे है? नेक्स्ट है -1 पे जंप है। तो -1 पे क्या है? CDF 0.35 है और ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। अरे हमने कुछ गलत कर दिया क्या? यहाँ पर -2 का स्क्वायर होगा 4। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसा ही होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आपकी, मेरा सब मिट्टी मिल जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 1 है, x है -2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8
8 + 1 9, ये 9 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है भाई। ओके, यहाँ पर है x इज इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2 + 1 3। नेक्स्ट जंप है 1 पे और प्रोबेबिलिटी है 0.75, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 जा 2 + 1 3, और नेक्स्ट जंप है 2 पे। 2 पे है CDF 1 और 2 का जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 + 1 9, तो ये हो गया CDF। ये है CDF, ठीक है। तो हम y का CDF निकाल लेते हैं, तो y की रेंज हो गई 3 and 9, और 3 का है CDF है 0.35, 0.75। PMF निकाल लेते हैं ना, यहाँ पर CDF है तो हम डायरेक्ट PMF निकाल लेते हैं। तो -2 पे पहला जंप है 0.15, -1 पे क्या हो जाएगा 0.35, और -15 से इसमें से माइनस कर देंगे 35 में से 0.15, तो कितना जंप हो रहा है 0.20 का। 3 पे जंप हो गया, पहला तो ये हो गया और दूसरा हो गया 0.20 का जंप हुआ। फिर 3 पे कितना जंप हुआ 0.40 का, ओके। और 9 पे कितना जंप हुआ 0.25 का। तो ये हो गया हमारा PMF। CDF होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टोटल होता है, और PMF होता है जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि -2 पे पहला जंप था 0.15 का, तो वहाँ पर तो 0.15 रहेगा, और -1 पे जो CDF हुआ है 0.35 हुआ है, मतलब टोटल 0.35 हुआ, तो जंप कितने का हुआ 0.35 - 0.15, यानी 0.20 का जंप हुआ। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है और ये CDF कम्युलेटिव है। तो यहाँ से फिर जंप हुआ 0.40 का, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है और ये कम्युलेटिव है। फिर यहाँ 0.25 का जंप हुआ। हमें निकालना है PMF, प्रोबेबिलिटी PMF निकालना कि CDF, तो हमें जंप वाला निकालना है, हमें PMF निकालना है। तो इसका -2 पे 0.15, फिर तो 9 करस्पॉन्डिंग 9 पर हम देख लेंगे, 9 पे है 0.15 और 0.25, तो कितना हो गया 9 का 25 और 15, तो 0.40, और 3 का 0.20 और 0.40 PMF यानी 0.60। तो PMF जो हो गया इसका y का 3 और 9 पे 60 और 0.4, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लेट ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैव ए CDF, डिस्क्रीट है fx CDF, assume that y is equal to x minus mu by sigma, where mu is and sigma are the mean and standard deviation of x respectively. If fy is the distribution function of y, which of the following option is true? हमने इसके पहले ही किया था, अभी x के कोई फंक्शन था, तो हमने y का निकालने के लिए वही चीजें अप्लाई किया जो x पे किया था, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई वो y की हो गई। तो हमारा ये दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x के टर्म में x को y के टर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर y सिग्मा प्लस म्यू, ओके। तो x इज इक्वल टू ये हो गया, तो fx है हमारा ये, तो fy हो जाएगा fy म्यू प्लस fx, और यही हो जाएगा म्यू प्लस y सिग्मा, क्योंकि हमने y की जहाँ पर x की जहाँ पर y की वैल्यू, x के टर्म में y की वैल्यू रखी, तो जो x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वही y के लिए इस फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, x के लिए ये है तो y के लिए हो जाएगी म्यू प्लस y सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट है x belongs to geometric T, find the cumulative distribution function of x। ज्योमेट्रिक के फाइंड द cumulative distribution function of x, cumulative distribution function x निकालना है। तो ज्योमेट्रिक P है तो क्या होता है इसका जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है, ज्योमेट्रिक P है तो 1 P
फिर होता है पी स्क्वायर, नहीं सॉरी सॉरी, अगर टी है तो ये होता है हम्म तो ज्योमेट्रिक डिफाइन द कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अच्छा, तो ये होता है पी, फिर होता है वन माइनस पी इंटू पी, फिर होता है वन माइनस पी का स्क्वायर इंटू पी, फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है इसका। तो सी डी एफ क्या होगा, इसका सम हो जाएगा। हम्म तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और क्या होगा, हाँ, तो ज्योमेट्रिक पी है तो जो हमारा फंक्शन होगा पी, एक एक्स की वैल्यू एक के लिए प्रोबेबिलिटी पी होगी, दो के लिए वन माइनस पी इंटू पी होगी, तीन के लिए वन माइनस पी का स्क्वायर इंटू पी होगी, इसी तरह चार के लिए वन माइनस पी का क्यूब इंटू पी होगी। मतलब एक लास्ट चांस सक्सेस होगा, बाकी फेलियर होगा, तो फेलियर वन माइनस पी टू दी पावर एन टर्म है तो एन माइनस वन इंटू पी हो, ऐसे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो हमें सी डी एफ निकालना है, तो सी डी एफ क्या होता है कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एक टर्म के लिए अगर एक्स के वैल्यू अगर फर्स्ट टर्म के लिए करें तो सी डी एफ क्या होगा, पी हो जाएगा, क्योंकि पहला तो पी है। तो फॉर फर्स्ट टर्म के लिए एक दो टर्म के लिए करें तो ये हो जाएगा पी प्लस वन माइनस पी इंटू पी, ये हो जाएगा दो के लिए पी प्लस वन माइनस पी इंटू पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी माइनस पी स्क्वायर। तो ऐड कर देंगे तो दो टर्म का क्या आएगा, टू पी माइनस पी स्क्वायर। ओके, थ्री के लिए कितना होगा, पी प्लस वन माइनस पी इंटू पी प्लस वन माइनस पी स्क्वायर इंटू पी, तो ये कितना होगा, पी प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, और इसको ओपन कर दो वन माइनस पी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा वन प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी इंटू पी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन एंड टू। इसको भी खोल दो, इसको अगर हम खोल दें तो क्या होगा, p प्लस पी क्यू माइनस टू पी स्क्वायर, तो ये p और ये तीन p, तो ये हो जाएगा थ्री पी और माइनस पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर, ये p और ये p हो गया, माइनस पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर यानी माइनस थ्री पी स्क्वायर और प्लस पी क्यूब, तो तीसरा टर्म हो जाएगा थ्री पी माइनस थ्री पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस पी क्यूब, सॉरी। तो हमें बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, जो हमें मिला है वैल्यू, वो क्या क्या हुआ, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया पी, सेकेंड टर्म सी डी एफ का हो जाएगा टू पी माइनस पी स्क्वायर, और थर्ड टर्म हो जाएगा थ्री पी माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब। तो किस में आ रहा है, पहला टर्म पी होगा, तो के इज इक्वल टू वन के लिए के प्लस वन यानी कि स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस पी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी, तो ये कैंसिल होगा, पी स्क्वायर माइनस टू पी, नहीं फर्स्ट टर्म के लिए हमारा पी आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर के इज इक्वल टू वन अगर रखें तो वन माइनस पी बाहर जाएगा, तो ये तो फर्स्ट के लिए पी हो गया, ठीक है, फर्स्ट के लिए सही है। सेकंड के लिए देखें, के एक्स इज इक्वल टू टू कर दें तो कितना होगा, तो वन माइनस पी का स्क्वायर, वन माइनस पी का स्क्वायर कितना होगा, वन माइनस वन प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टू पी माइनस पी स्क्वायर, टू पी माइनस पी स्क्वायर सेकेंड टर्म के लिए भी सही है ये, ओके। एंड थर्ड टर्म के लिए तो ये चेक कर लेंगे तो ये सही होगा,
उसी तरीके से बाकी को हम चेक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सेकंड है। ठीक है, तो कैसे किया मैंने इसको, मैंने जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसके जो टर्म्स होते हैं p प्लस पी वन माइनस पी इंटू पी और वन माइनस पी स्क्वायर इंटू पी, तो ये होता है। तो हमें सी डी एफ निकालना है, तो हमें हर एक दो या तीन टर्म्स के लिए सी डी एफ कम्युलेटिव क्या बनेगा वो हम निकालेंगे। तो फर्स्ट के लिए p बनेगा, सेकंड के लिए हम पहले दो टर्म को जोड़ देंगे, थर्ड के लिए पहले तीन टर्म को जोड़ेंगे, और इसमें से देख लेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। तो सेकंड वैल्यू मैच करी तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग CDF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x एंड आंसर द क्वेश्चन 8, 9 एंड 10। फाइंड द रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ x क्या है, ये x है और ये है CDF है। तो CDF में जंप कहाँ हो रहा है, देखो जंप हो रहा है -1 पे, -1 पे जंप हो रहा है, फिर जंप हो रहा है 1 पे, फिर जंप है 2 पे। तो -1, 1, 2 इसका रेंज हो जाएगा। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 पे क्या है प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो जब हमने उसमें पढ़ा था, थ्योरी में देखा था कि जहाँ जंप नहीं होता है, जहाँ फ्लैट लाइन होती है वहाँ प्रोबेबिलिटी 0 होती है। x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगी, लेकिन यहाँ पे कम्युलेटिव CDF लिया जाता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। तो x इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा CDF है वो क्या होगा, वो CDF होगा प्रोबेबिलिटी 0 पे और प्लस प्रोबेबिलिटी उसके पहले, तो उसके पहले यानी -1 पे जंप है तो -1 पे, तो यानी कि जो CDF होगा इसका हो जाएगा 0.2। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये CDF का ग्राफ है ना। x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे जो है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, x कम्युलेटिव PDF x इज इक्वल टू 1 पे 0.6, ओके। और लेस देन 1 पे कितना है, लेस देन 1 पे है 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ये CDF नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ही है। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे हो जाएगी CDF जो है x इज इक्वल टू 1 माइनस CDF x इज लेस देन 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या है 0.6 है, और माइनस x लेस देन 1 पे क्या है 0.4 है। तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 पे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.2 हो गई। और x इज इक्वल टू 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, x इज इक्वल टू 0 पे है प्रोबेबिलिटी, हाँ x इज इक्वल टू 0 पे जो CDF है वो है 0.2, x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी जो है 0 है, और लेस देन 0 पे क्या है 0.2 है। 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे 0.2 हो गया, और x इज इक्वल टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन 1 वाली प्रोबेबिलिटी होगी, और लेस देन 1 वाली जो प्रोबेबिलिटी क्योंकि एक ही बार जंप हुआ है तो 0.2 है। तो यहाँ पे भी जो होगी टोटल हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे भी 0.2 है और x इज इक्वल टू 1 पे भी 0.2 है, तो 0.4 हो जाएगा। क्योंकि ये है रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे जंप हुआ है, तो यहाँ पे 0.2 का जंप हुआ है, और ये जो है -1 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी जो है 0.2 है, और ये तो हो जाएगा 0.4 है, लेस देन 1 वाली 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे 0.2 है और x इज इक्वल टू 1 पे भी 0.2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 0.4, ओके।
अभी 10th क्वेश्चन है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1.5, x इज लेस देन और इक्वल टू 1.5, 1.5 के बराबर या से छोटा है, तो 1.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो 1.5 यहाँ आ रहा है, तो इससे बराबर इससे छोटा होने पर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे ये जो साइन लगा है इसका मतलब यहाँ पर हमें CDF निकालना है। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बात कर रहा, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू जो भी सारे वैल्यूज होंगे सारा हमें ऐड करना होगा, तो यहाँ पर CDF निकालना, और CDF का ये है ही ऑलरेडी, ये जो ग्राफ है CDF का ही ग्राफ है, तो 1.5 से पहले तक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6 है, तो वही होगा 0.6। ठीक है, सिंपल है। जहाँ पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 लिखा है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, और जहाँ पे लेस देन इक्वल लिखा है वहाँ पर CDF कम्युलेटिव प्रॉपर्टी उसके आगे पीछे की सब बात कर रहा है। तो आते हैं एक्टिविटी 4.3 पे। तो which of the following options are correct about the cumulative distribution function f? F is a non-decreasing function on domain R where R is the set of the real number. सही है, by definition it is clear, a non-decreasing function होता है CDF। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f is 1, सही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, CDF की कम्युलेटिव की टोटल 1 हो जाता है। f is always a continuous function over the range 0 से 1 तक, हमेशा ये कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब ये कि जो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। नहीं, हमने कई ग्राफ देखा है, कहीं फ्लैट होता है फिर सीधा जंप होता है और फिर ऐसे होता है 1 पे जाके फ्लैट होता है, तो कंटिन्यूअस नहीं होता है, कहीं कहीं ब्रेक भी होता है, तो ये पॉइंट गलत है। एज x टेंस टू इन्फिनिटी CDF टेंस टू 1, या CDF की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, x की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो टेंस टू 1 होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following functions can be a valid cumulative distribution function? तो वैलिड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में दो तीन प्रॉपर्टीज होगा कि वो नॉन डिक्रीजिंग होगा, और वैलिड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 से 1 तक होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा। आइए देखते हैं। पहला जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 पे गया है, फ्लैट हो गया है, 0 से 1 तक है, नॉन डिक्रीजिंग है, इसलिए जो है पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन में क्या दिक्कत है देखते हैं। ये ऑप्शन में ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 पे जाके फ्लैट हुआ है, नॉन डिक्रीजिंग है, कहीं डिक्रीज नहीं हुआ है, ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ये डिक्रीज है, ये ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में 1 से लेके 0 पे ड्रॉप हुआ है, ये भी गलत है, यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही। ओके, यहाँ पे 4.3 खत्म होता है। एक्टिविटी 4.4, Which of the following options are correct about a continuous random variable x? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x के बारे में हमने जो देखा है थ्योरी और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वही होगा कि x इज इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल नंबर x। हाँ, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की अगर बात हो रही है तब ये है कि किसी एक पॉइंट पे अगर x इज इक्वल टू x, किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो 0 होगा। उस पॉइंट के आजू बाजू में टेंस टू प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अभी इसके पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर हम कंफ्यूज हो रहे थे यही चीज में, वो ये वाला था ना, ये वाला x इज इक्वल टू 0 पे हम कह रहे थे 0 होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे जंप नहीं हो रहा है, तो ये 0 का ये फंडा जो है, ये जो है टॉपिक, ये है रिलेटेड है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से। यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी 0.2 की, और x इज इक्वल टू 1 पे 0.2 की, तो ये टोटल 0.4 होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो जंप वाली जो प्रॉपर्टी है किसी एक पॉइंट पे वो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, किसी एक पॉइंट पे जो होती है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में 0 होती है। नहीं, यहाँ पे भी है किसी बाकी जो है उसके आजू बाजू में होती है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, जंप वाले पे भी एग्जिस्ट करेगी, बिना जंप वाले पे भी एग्जिस्ट करेगी, किसी एक पॉइंट पे भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो कम्युलेटिव कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे किसी एक पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, उसके आजू बाजू में एग्जिस्ट करेगी बट उस पॉइंट पे 0 होगी। x इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर सम रियल नंबर, नहीं गलत है,
हर रियल नंबर के लिए जब x की कोई भी एक सिंगल वैल्यू लेंगे और कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 ही होगी। CDF ऑफ x इज ए नॉन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन, सही है। x इक्वल टू 0, x इज नॉट इन द रेंज ऑफ x। ओह, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो x इज नॉट इन द रेंज ऑफ, ना 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 ना, ये तो पॉइंट में ही नहीं है। अगर x उसके रेंज में होगा तो भी 0 होगा, तो ये भी गलत है। ये सही है और ये सही है, ये इसका कंट्रोडिक्शन है पहले वाले का, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। पहला और थर्ड सही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following functions cannot represent the CDF of a continuous random variable? ठीक है, CDF ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मतलब वहां पे कंटिन्यूटी होगी, 0 से लेके 1 तक जाएगा, कंटिन्यूटी होगी, कहीं ड्रॉप नहीं होगा। और तीसरा, किसी एक पॉइंट पे, अगर सिंगल पॉइंट पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो 0 होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ये जो है पहला है वो है x इज लेस देन -2 पे 0 है, ठीक है। और -2 पे क्या हुआ है, -2 पे जो हुआ है वो हो रहा है, ये फार्मूला है 1/3.5। इसको हम कैलकुलेट करते हैं -2 पे क्या होगा, तो 1/3 और -2 से 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। -2 से करेंगे तो -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -10 और -1 प्लस 1.4। तो ये क्या हो गया, -1.1.4/3, तो 0.4/3 आ गया इसका -2 पे। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो होता है वहां पे जंप नहीं होता, ये भी एक पॉइंट है इसमें। और यहाँ पे हमने देखा कि अगले ही पॉइंट पे यहाँ पे जंप देखने को मिला। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक स्मूथ ऐसे कर्व होगा। इसके पहले वाले भी जो एग्जांपल हमने CDF के देखे थे, यहाँ पे देखिए जंप नहीं था, यहाँ पे जाकर के बिल्कुल ये फ्लैट हो गया था एक पे, लेकिन यहाँ तक एक तक बिल्कुल ये स्मूथ था। और ये वाला स्मूथ नहीं है, मतलब जंप नहीं होगा। यहाँ पे हम जब नियर बाय इसका प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे तो सेम आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जंप नहीं होना चाहिए। अगर जंप देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे स्मूथ है, तो ये बिल्कुल ये है CDF है। इस तरह का भी ग्राफ चलेगा, लेकिन ये जो ग्राफ बन रहा है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे जंप हो जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल 0 से और ये हो जा रहा है 0 है, 0.2 के पहले तक 0 है, और जैसे ही 0.2 पे आ रहा है ये 0.4/3 सम वैल्यू होगी, तो यहाँ के बाद सीधे यहाँ पे आ जा रहा है ये ग्राफ, मतलब बीच का ये पोर्शन छूट जा रहा है। छूटना नहीं चाहिए, अगर बीच का भी कंटिन्यू है तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। यहाँ पे हमें जंप देखने को लगा, 0 तक 0, लेकिन अगले पॉइंट 0.4/3 हो जा रहा है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर एक हल्का सा जंप देखने को मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड, अरे यार ये ऑप्शन गलत है भाई, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, आप उसमें चेक कर लेना, ये ऑप्शन गलत है। हम्म मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 PDF खोल रखे हैं। एक्चुअली पहले वाले में दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैंने 2 PDF खोल रखे हैं। ये वाला ऑप्शन गलत है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। 4 पॉइंट ये है ना, हाँ तो भाई यार ये क्वेश्चन पढ़ने में ही हमें गड़बड़ता है। अक्सर हम इस तरह की मैं स्पेशली मैं इस तरह की मिस्टेक्स करता हूँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कैन नॉट रिप्रेजेंट द CDF, और मैं सॉल्व कर रहा हूँ द फंक्शन हुआ CDF, और इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आंसर गलत क्यों हो रहा है। तो ये तो आंसर सामने तब ऐसा हो रहा है जब एग्जाम में या ग्रेडेड में जब आंसर सामने नहीं होते हैं, तो बिना क्वेश्चन को सही से पढ़े और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण इस तरह की गलतियां हो जाती हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है और कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। यहाँ पर पूछ रहा है कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है CDF को, तो वो चीज़ पूछ रहा है। तो CDF के बारे में मैंने बताया था, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो होगा वो नॉन डिक्रीजिंग होगा, कहीं जंप नहीं होगा, दूसरा किसी भी पॉइंट पे जंप नहीं होगा, और दूसरा जो होगा
कंटिन्यूअस होगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, बट हम अगर उसके आजू-बाजू बात करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमें पहले कंटिन्यूटी देखेंगे कि कहीं कोई जंप तो नहीं हो रहा। तो जैसे पहले में हमने देखा था कि -2 के नीचे जो है वो 0 था और -2 पे जो हो जा रही थी प्रोबेबिलिटी हो जा रही थी 1/3 और 0.2 यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1.4, तो ये हो गया था 2.4/3। ये हो -2 से करेंगे तो अच्छा -1 होगा, सॉरी ये -1 होगा तो ये हो जाएगा 0.4/3। तो 0.4/3 का जंप हो रहा था यहाँ पे, इसलिए ये CDF नहीं है, ठीक है। वही पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखो -2 के नीचे 0 है और -2 पे हो जा रहा है ये फंक्शन, तो इसमें हम देखेंगे क्या वैल्यू आती है 0.7 इंटू 0.2 और प्लस 1.4, तो ये हो जाएगा ये है -2 पे है ना, 0.7 इंटू -2, तो -2 है, -2 है, तो ये हो जाएगा 1/3 और 1.4 माइनस प्लस 1.4, तो यहाँ पे भी आ गया वैल्यू 0 आ गई। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे वैल्यू 0 थी और यहाँ से जब यहाँ पे स्विच किया कर्व तो भी 0 है। अब हम देखते हैं 1 पे क्या होगी वैल्यू, तो 1 पे क्या होगी 0.7 इंटू 1 प्लस 1.4, यानी कि हो जाएगी 0.7 और 1.4, ये हो जाएगा 2.1/3 और ये हो जाएगा 0.7, जो कि हमने 1 पे जो अगला फंक्शन है वो वहाँ पे भी 0.7 हो रहा है। मतलब ये यहाँ से जैसे ही 1 के नियर बाई पहुँचेगा तो इसकी वैल्यू 0.7 के नज़दीक आ जाएगी और 1 पर बिल्कुल 0.7 हो जाएगी। तो 0.7 इसका CDF है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। जब हम किसी एक 1 पे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे x इज़ इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। यहाँ पर ये CDF है। तो CDF क्योंकि टेंड्स टू 1 पे 0.7 हो जा रहा है, बिल्कुल 1 पे 0 है, इसलिए 1 पे ये 0.7 CDF आ रहा है। ऐसा ही देखते हैं 2 पे भी 0.7 है और यहाँ वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें देखेंगे 2 पे क्या हो जा रहा है 0.3 इंटू 2 यानी 0.6 और 0.6 प्लस 0.1 या 0.7, तो यहाँ से यहाँ पर भी कोई जंप नहीं आ रहा, स्मूथ है कर्व। और 3 पे 1 हो जाना चाहिए और यहाँ पे क्या होगा 10 to 3 होगा तो 0.3 इंटू 3 यानी 0.9 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इस वाले जो ग्राफ है इसमें हमने देखा कि कहीं भी जंप नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ कर्व है, तो ये वाला CDF होगा। ओके, तो ये वाला हमारा CDF है, ये नहीं है। और ये वाला देखेंगे x लेस देन 0 पे 0 है और इक्वल टू 0 पे हो गया है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि ये 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नहीं ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन 1/4 फिर भी बच रहा है। तो यहाँ पर जो है 0 पे प्रोबेबिलिटी आ जा रही है 1/4 और 0 से लेस देन पर है 0, तो यहाँ पर 0 पे हमें जंप देखने को मिल रहा है, तो ये CDF नहीं है, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन लेस देन 0 पे 0 है और इज इक्वल टू 0 पे क्या कर रहा है कि 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 0 यानी 1 1 माइनस, तो 0 पे तो ये 0 हो जा रही है और 0 से लेस देन पे भी 0 है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे तो जंप नहीं हो रहा, 0 पे जंप नहीं हो रहा, लेकिन 0 पे तो 0 है, लेकिन 0 से ज़्यादा जब 1 होगा तो क्या होगा 1/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, हमेशा एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि ई टू द पावर जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी। तो 1 माइनस और लेस देन 1 जो हम माइनस करेंगे वो हमेशा लेस देन 1 आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो ये वाला टर्म हमारा 0 नहीं हो रहा, मतलब 1 नहीं हो रहा है, जबकि प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए ना, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तो ये 1 तो हो नहीं रहा ना, x इज ग्रेटर देन 0। अगर हम x ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कर दें, टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये टर्म्स जो है 0 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये है 1/2। तो टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/2 आ रही है,
1 माइनस 0 यानी ये 1/2 आ रही है, तो टोटल 1 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी CDF का सही ग्राफ नहीं है। तो पूछ रहा है कैन नॉट रिप्रेजेंट द CDF, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन सही होंगे। ओके, आगे चलें। Use the following information to answer the question 3, 4 and 5. The CDF of a continuous random variable given है, find the value of probability x is equal to 0। अब ये देखिए कम्युलेटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट की बात होती तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलता, लेकिन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे किसी एक पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। बिना कुछ किए आंख बंद करके आप लिख सकते हैं। सेकंड कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू, अब यहाँ पे एक इंटरवल की बात हो रही है, यहाँ प्रोबेबिलिटी में मिलेगी। आइए देखते हैं इंटरवल क्या है। 0.3 से लेके 0.5। तो हमने थ्योरी में देखा था कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो इसका वही होगा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 0.5 माइनस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ -3। तो 0.5 पे क्या है CDF, ये CDF का फॉर्मूला है। 0.5 कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ पे लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो ये कितना होगा, ये होगा 1 माइनस 0.5 है ना, तो 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.25/2, 1 माइनस 0.25/2। ओके, कितना होगा 1 माइनस 0.25/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस 2.0 माइनस 0.25, ये हो जाएगा 0.75, 1.75/2, 1.75/2, और ये होगा 0.875, 0.875। 0.5 का हमने कैसे निकाला, इस फॉर्मूले में हमने 0.5 रख दिया, तो 1 माइनस 0.5 का 0.25/2, 0.25 मतलब 2 1 2, 2 में से माइनस 25 जाएगा 1.75/2, और 1.75/2 से करेंगे 0.875 माइनस -3 पे क्या है CDF -3, -3 कहाँ लाई करेगा, -3 लाई करेगा -1 से भी छोटा यानी 0, तो ये 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.875, या अगर 2 डिजिट में करा है तो 0.88 भी चलेगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए निकालने के लिए हम निकाल देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 पे क्या है, x इज लेस देन 0 पे है ये, तो इसमें अगर हम रख देंगे 0, तो हाफ बट 0 प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी कि आ जाएगा हाफ, तो 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कंसीडर द फॉलोइंग CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल टू आंसर द क्वेश्चन 6, 7, 8। CDF का रैंडम वेरिएबल x, आंसर द क्वेश्चन 6, 7 and 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2, तो -2 पे ये जंप हो रहा है। -2 पे ये प्रोबेबिलिटी जंप कर रही है। -2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, -2 पे जंप हो रहा है 0.3 का, और उसके पहले है 0, तो 0.3 ये है CDF ग्राफ है कम्युलेटिव का, तो 0.3 माइनस 0 करेंगे तो आएगा 0.3। x इज इक्वल टू -2 पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.3 होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2.5। अब हम यहाँ देखते हैं, ये इंटरवल है,
कहाँ से कहाँ का बात हो रही है? ओके, 0 से आगे और 2.5 तक की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। ओके, तो ये क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी होगी सी डी एफ ऑफ 2.5 माइनस सी डी एफ ऑफ 0। 2.5 पे क्या सी डी एफ है? 2.5 पे यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ नहीं, 2.5 पे यहाँ पे। ओके, तो 2.5 पे है जो सी डी एफ है, ये हम देख रहे हैं कि 2 से और 3 तक बिल्कुल एक सीधी लाइन गई है। और 2 तक की जो प्रोबेबिलिटी है 0.5 है, और 2 से बाद सीधी 3 तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये अगर आपने इसको सी डी एफ वाला थ्योरी पढ़ा होगा, तो ये 2 से लेके 3 तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब इक्वल है। तो 2 से 3 तक में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, और हमें निकालना है 2.5 पे क्या है वैल्यू। ये सी डी एफ का ही ग्राफ है, तो हम सीधे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2.5 जो है 2 और 3 के बिल्कुल बीच में आएगा। तो बिल्कुल बीच में, तो इसका भी जो है वाई एक्सिस वाला भी जो सेंटर पॉइंट होगा वही यहाँ पे मैचिंग करेगा। तो 0.5 और 1 के बीच का सेंटर पॉइंट क्या है, मतलब 0.25 यानी 0.75। तो यहाँ पे जो सी डी एफ हो गया 0.75 माइनस 0 पे क्या है? 0 पे, 0 पे भी देखो तो यहाँ से यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये है 0.3 से लेके 0.5 तक, और 0 जो है इसके मिड में है, क्योंकि ये -2 से 2 तक है। -2 से 2 तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो और 0 जो है उसके सेंटर में है, और हमारा वाई एक्सिस की वैल्यू है 0.3 से 0.5, तो इसका सेंटर आएगा 0.4। तो ये जो होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारा जो यहाँ तक का जो सी डी एफ होगा वो 0.4 होगा, तो ये हो जाएगा 0.4, और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.35। या मैंने ग्राफ से एजम्पशन करके निकाला है। इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं सॉल्व करने के कैलकुलेशन वाइज, बट मैंने बिल्कुल ईजी वे में ग्राफ से कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमें जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी लेंथ हमने देख ली, तो इसको सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया। यहाँ भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया, तो 0.25 में से पॉइंट ये माइनस करके जो है फॉर्मूला होता है उससे मैंने निकाल लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आप देखो। 1 है यहाँ पे, ओके, 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा -1। मैं सिर्फ ग्राफ से एज्यूम करके एजम्पशन करके और कैलकुलेशन करके निकाल रहा हूँ, बाकी इसके दूसरे तरीके होंगे, मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। अब ये देखो, यहाँ -2 से लेके 2 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है उसका सेंटर पॉइंट, और ये फिर आगे के सेंटर पॉइंट का सेंटर पॉइंट है। तो अब मैंने इसको किया था डिस्ट्रीब्यूट, -3 से -5 है, ये 0.3 सॉरी 0.3 से 0.5, तो इसका सेंटर पॉइंट 0.4 हो गया। अभी ये 0.4 और 0.5 में है 0.1 का डिफरेंस है। 0.1 का सेंटर पॉइंट क्या क्या कितना होगा? 0.1 का सेंटर पॉइंट होगा बाई 2 अगर कर देंगे तो 0.5, तो पॉइंट ना 0.05, 0.05 होगा ना, हाँ 0.05 होगा, तो 0.05 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0.45, ये 0.45 आ जाएगा। तो 1 पे जो आया है सी डी एफ है 0.45, और पूछ क्या रहा है? 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर, तो 1 से पहले तक है 0.45, तो 1 माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.45, तो ये हो जाएगा 0.55। कैसे आया? ठीक है, समझ आ गया ना?
1 या उससे आगे के निकालनी है, तो 1 या आगे निकालने के लिए मैंने 1 माइनस 1 से लेस देन या 1 तक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो 1 पर जो सीडीएफ का ग्राफ है वो पहुंच रहा है 0.45, और मैंने इसे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के और ये ग्राफ को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर 0.45 वैल्यू आ रही है, तो इसके आगे जो होगी 0.55। तो अब आता है एक्टिविटी 4.5। ओके, the probability density function of a random variable x is given in this figure. Choose the correct options for the random variable x. x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? probability density function of a random variable x, पीडीएफ, एक पीडीएफ दिया है। ओके, पीडीएफ दिया है। तो पीडीएफ में जो x की वैल्यू होती है, ये तो होता है डेंसिटी, और x की वैल्यू जो होती है, x का जो रेंज होता है वो 0 से 1 तक होता है। कोई भी पीडीएफ होगा 0 से 1 तक होगा, और 0 पे भी 1 होगा, और 1 पे भी जो है, तो जो है रेंज ऑफ x जो है और 0 से 1 होगा, 0 से लेके 1 तक हम देख रहे हैं, ये रेंज है पीडीएफ का, यही होता है। फिर कह रहा है कि रेंज ऑफ एक्स, ये गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक वैल्यू 0.95 इज हायर देन प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक वैल्यू 0.2। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक वैल्यू 0.95 वैल्यू टेक करेगा, ये हायर है देन प्रोबेबिलिटी इट विल टेक वैल्यू 0.02, 0.2 से 0.1 की प्रोबेबिलिटी हायर है। तो नहीं, ये हायर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है ये जो पीडीएफ होता है वो सीडीएफ का जो होता है कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो होता है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी एक पॉइंट पे नहीं बात कर सकते। एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, टेंस टू उस पॉइंट के आजू बाजू में प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए ये जो कह रहा है कि एक्स विल टेक वैल्यू 0.95 इज हायर देन द टेक वैल्यू 0.2, ये गलत है। अगली लाइन में कह रहा है एक्स विल टेक वैल्यू क्लोज टू 0.95, इट इज हायर देन इट विल टेक वैल्यू क्लोज टू 0.2। तो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सही है, क्योंकि क्लोज टू, टेंस टू, उसके आजू बाजू की जो प्रोबेबिलिटी होती है, एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, चाहे वो किसी पॉइंट की बात करें। तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। Which of the following options is are correct about the PDF of a random variable x? Maximum value of fx is 1? नहीं, maximum value of fx 1 नहीं होती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। Area under the curve of fx over the entire range of x is always, हाँ, जो एरिया अंडर द कर्व होता है, वो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो अंडर द कर्व के जो टोटल एरिया होगा वो 1 होगा। और ये है इंटीग्रेशन बी टू ए, अपर लिमिट बी और ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ये जो है वो होगा बी, सी डी एफ ऑफ बी माइनस सी डी एफ ऑफ ए। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए से बी तक, क्योंकि इसकी भी वैल्यू यही होगी, तो दोनों चीज सेम है। एफ एक्स इज ऑलवेज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं 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 नहीं, जो पीडीएफ है, पीडीएफ की बात हो रही है ना, पीडीएफ में डिक्रीजिंग होता है। पीडीएफ 0 से शुरू होता है, और फिर जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है उस तरह से जाके फिर से 0 पे फ्लैट हो जाता है। क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो जब 1 पर पीक पर पहुंचने के बाद प्रोबेबिलिटी, उसकी डेंसिटी जो होती है वो फिर से 0 हो जाती है। मतलब उनके डेंसिटी का मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस होता है तो सेम हो जाएगा, 1 पे कंटिन्यूस जाएगा, तो वहाँ पे भी फ्लैट हो जाएगी। एफ एक्स इज ऑलवेज नॉन, गलत है ना, डिक्रीजिंग होता है। ओके, कंसीडर ए फंक्शन रियल नंबर सच दैट, ये है, इज द फंक्शन एफ इज ए वैलिड डेंसिटी फंक्शन। ये वैलिड डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है?
है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 अदरवाइज और -1 से 2। तो -1 पे क्या है पीडीएफ की वैल्यू, -1 पे हो जाएगा -4/15। ओके, और 2 पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32/15। वैलिड डेंसिटी फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है वो पहला ये होता है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, और दूसरा होता है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक टोटल जो एरिया होता है उसका जो सम होता है पीडीएफ का वो होता है 1। और तीसरा होता है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो अभी हमें ये देखेंगे कि ए, बी और सी के तीनों में से किस प्रॉपर्टी के लिए ये फंक्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, वो होगा नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम पहला लेते हैं a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 4/15। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 4/15 रखते हैं, तो a इज इक्वल टू -2 से x होगा इक्वल टू b क्या है हमारा 1, -2 से 1 तक की वैल्यू, और c हमारा 4/15 है, तो 4/15 x³ ये हमारा पीडीएफ का डेफिनेशन दिया है। यानी कि अगर हम -2 या -1 लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्यूब है और ये पॉजिटिव है, तो यानी ये हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। -2 के लिए, -1 के लिए ये जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। पीडीएफ हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, 1, 2 और 4/15। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में रेंज होगी और सी 4/15, तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। ओके, हम और दूसरा ये देखते हैं कि इसका टोटल ऑफ कवरेज एरिया कितना हो रहा है। तो टोटल कवरेज एरिया निकालने के लिए हम जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सी एक्स क्यूब है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कि जो पीडीएफ हमारा होता है, पीडीएफ नहीं सीडीएफ, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो होता है वो पीडीएफ का इंटीग्रेशन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फॉर बी टू ए के लिए dx, तो ये हो जाएगा c बाहर आ जाएगा, और x³ का हो जाएगा x³ का हो जाएगा x⁴/4। और ये रेंज हो जाएगी बी टू ए, बी की वैल्यू है हमारा 2 और ए की वैल्यू है 1, तो 2 और 1। ओके, तो क्या हो जाएगा c/4, और इधर हो जाएगा 2 का पावर 4 यानी 16 - 1, तो ये हो जाएगा 15c/4। c की वैल्यू क्या है 4/15, यानी 15/4 इंटू 4/15, तो ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ इस वैल्यूज के लिए टोटल एरिया जो हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ आ रहा है, उसमें जो हम इन वैल्यू रख रहे हैं तो हमारा 1 हो जा रहा है, जो कि हमारा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे, जो कि ये 4/15 है, बाकी सब सेम है, ये 1/15 है, तो हमारा 1 नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारा जो इंटीग्रेशन रहेगा वो यही रहेगा, बी और ए और सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, तो बी हो जाएगा हमारा 3, ए हो जाएगा हमारा 2, तो ये क्या हो जाएगा c/4, 3⁴ 81 माइनस 4, अरे 2⁴,
2 टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16। तो ये कितना हो गया, c/4 इंटू 5 65, और c की वैल्यू है 4/65। तो c की वैल्यू जब हम 4/65 रख देंगे तो फिर ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा टोटल 1 हो जा रहा है और पॉजिटिव में हो रहा है, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाइड कर रही है फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ। तो और ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं, तो हमारा ऑप्शन बी और डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, x is given, find the value। ओके, हमें वैल्यू निकालनी है, एक से ज़्यादा 2.5 से कम है। प्रोबेबिलिटी पीडीएफ दिया हुआ है, और पीडीएफ जो होता है वो सीडीएफ का होता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूटी। ये जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम वही जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे कि टोटल पीडीएफ 1 होना चाहिए, सॉरी पीडीएफ नहीं, मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ, टोटल सीडीएफ 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी सीडीएफ कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो इंटरवल है वो है 0 to 1, फिर है 1 to 2, और फिर है 2 to 3। इसके बाहर सब 0 है। तो 0 to 1 वाला क्या है, 0.1 dx, और 1 वाला से 2 वाला है cx dx प्लस, और प्लस 2 से 3 वाला है 0.3 dx, 0.3 dx। तो क्या हो जाएगा, 0.1 वाला, ये 0.1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x हो जाएगा, और रेंज है 1 to 0 प्लस cx में c बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा x² 2, और रेंज होगी 2 to 1 प्लस 0.3 बाहर आ जाएगा x, और रेंज होगी 3 to 2। तो क्या होगा फिर ये 1 माइनस 0 हो जाएगा वो 1, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस ये है 2 2 जा 4, और -1 यानी 3, तो हो जाएगा 3c/2, 3c/2, और प्लस ये है 0.3, 3 - 2 हो जाएगा 1, तो ये भी हो जाएगा 0.3। ओके, तो क्या होगा फिर 0.1 और 0.3 हो जाएगा 0.4 प्लस 3c/2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 होना चाहिए ना टोटल। तो ये हो जाएगा 3c/2 इज इक्वल टू 0.6, और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 0.12/3 यानी 0.4, तो c की वैल्यू आ गई 0.4। ओके, c की वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू 0.4। अब हम इसको मिटा देते हैं। अभी हमें निकालना है मिटाते नहीं है, अभी हमें जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा और 2.5 से कम। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा उल्टा भी सोच सकते हैं हम, 1 या लेस देन 1 वाली प्रोबेबिलिटी और 2.5 से ग्रेटर देन वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा 1 से 2.5 तक की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे जो CDF है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, 1 बिफोर 1, बिफोर 1 तक क्या है, बिफोर 1 तक हमारा है 0.1, 0 से लेके 1 तक हमारा था 0.1, और dx करने पर आया था 1 to 0 करके, तो 1 to 0 जो था वो 1 - 0 यानी 1 हो गया था, तो ये 0.1 हो गया यहाँ तक का।
और 2.5 से आगे तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, 2.5 से आगे की जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होगी 2.5 यहाँ पर लाई करेगा, और ये आता है 0.3, तो 0.3 एक्स आया था इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया था 0.3 एक्स, और रेंज हमने लिया था 3 to 2, तो 3 to 2 यहाँ पर, और हम रेंज लेंगे 2.5 से 3 तक का, यानी कि 3 के आगे तो जब 0 है, तो 3 से 2.5 तक का रेंज ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 3 माइनस 2.5 यानी कि 0.5, और ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.5 हो जाएगा 0.15। ओके, तो 0.15 हमारा हो गया 2.5 से 3 तक की प्रोबेबिलिटी, और 0 से 1 तक की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो कितना हो गया टोटल 0.1 और 0.15, ये हो गया 0.25। तो ये हम माइनस कर देंगे 1 में से, 1 माइनस 0.25 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 0.75 हमारा आएगा, जो कि हमारी हो जाएगी 1 से लेकर 2.5 तक की प्रोबेबिलिटी 0.75। कैसे किया? आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। हमें निकालनी थी कम्युलेटिव टोटल प्रॉपर्टी 1 से लेके 2.5 तक। तो मैंने 1 से पहले तक की प्रोबेबिलिटी को और 2.5 से 3 तक की प्रोबेबिलिटी या उसके आगे तक की प्रोबेबिलिटी को मैंने सम करके 1 में से माइनस कर दिया, तो हमें 1 से 2.5 तक की प्रोबेबिलिटी मिल गई। ओके? ओके? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसको मिटा देते हैं। Consider the following probability density function PDF है fx of a random variable x to answer the question 6, 7 and 8। तो ये हमारा PDF है kx लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0 से लेके 1 से पहले तक का kx है। ओके, तो हम इसका PDF निकाल लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसके बाद तो 0 है, तो kx का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर बाई 2, और बाकी सब 0 है, और रेंज हमारी है के एक्स स्क्वायर बाई 2, रेंज है हमारी 1 से 0 तक, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा k बाई 2, और k बाई 2 इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए टोटल 1, तो k हो गया हमारा 2, तो k की वैल्यू 2 आ गई। ओके, तो k की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अभी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सपोर्ट ऑफ एक्स। सपोर्ट ऑफ एक्स क्या होता है? सपोर्ट ऑफ एक्स वो होता है जिस एक्स की वो रेंज जिसके लिए पीडीएफ जो है वो 0 से बड़ा हो। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू अगर 0 है तो हमारा एक्स 0 होगा, तो पीडीएफ हमारा के 0 यानी कि 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं ले सकते, और 0 के बाद कुछ भी लेंगे तो के की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो 2 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो 0 से आगे होगा, लेकिन 1 से पहले तक अगर 1 होता है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 और 1 को छोड़ के उसके बीच की वैल्यू होगी, यानी कि 0 से 1 का हमारा ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 0.5 से 0.8। ओके, 0.5 से 0.5 से ग्रेटर देन और लेस देन 0.8। ठीक है, ये हमें निकालनी है, तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 0.8 माइनस 0.5। के की वैल्यू हमारी आ गई थी, तो और हमारा जो इंटीग्रेशन है वो ये है, यहाँ पर हम अगर k इज इक्वल टू 2 लिख रख देंगे तो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, और रेंज हमारी हो गई 0.8 और 0.5, 0.8 और 0.5, तो 0.8 का स्क्वायर कर देंगे तो 0.64, माइनस 0.5 का कर देंगे तो 0.25, तो ये हमारा हो जाएगा 15 में से 14 में से 5 जाएगा 9, और 5 में से हो जाएगा 3.39, 0.39 आएगा अगले वाले क्वेश्चन का। यस, 0.39। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.5
वेयर एफ इज द CDF ऑफ एक्स। ओके, तो 0.5 का हमें तक हमें निकालना है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन 0.5 का। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो है हमारा इंटीग्रेशन करके आया था के एक्स स्क्वायर बाई 2, के की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर। ये हमारा CDF का फॉर्मूला हो गया। हमें पूछ रहा है 0.5 का, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। तो अगला क्वेश्चन है 0.25। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी 4.5 खत्म होता है। अब एक्टिविटी में 4.6 यहाँ से शुरू होता है। तो इसे करने में कहीं कुछ दिक्कत हुई है, गड़बड़ी हुई है, बीच-बीच में स्ट्रक हुआ हूँ मैं, और उसमें मैंने थोड़ा-सा, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप उसे कमेंट में लिखें, और ज़रूरत पड़ा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अदरवाइज़ मैं कमेंट में ही आपके रिप्लाई कर दूँगा। ओके? अगर कोई पॉइंट, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं आपके रिप्लाई दूँगा कमेंट का, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे रिलेटेड एक दूसरा वीडियो भी, क्लैरिफिकेशन वीडियो बना दूँगा। थैंक यू। तो अभी हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 4.6। तो कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 2 to 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, पीस वाइज प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 to 6 है। तो 2 to 6 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो होता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हम इसमें बात करें तो PDF में, तो ये होता है 1/b माइनस ए। तो b हमारा हो गया 8 b है, ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 2 यानी कि 1/4। 1/4 की प्रोबेबिलिटी होगी 2 to 6, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सपोज दैट ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 2 to 6। तो यूनिफॉर्म PDF में जो ग्राफ होता है बिल्कुल फ्लैट होता है यूनिफॉर्म में। तो 2 पे, और फिर 3 पे, और 4 पे, और 5 पे, और 6 पे ये ड्रॉप हो जाएगा। तो 2 पे प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, 3 पे होगी 1/4, 4 पे होगी 1/4, और 5 पे होगी 1/4। 6 से पहले तक 1/4 होगी, और बिल्कुल एग्जैक्ट 6 पे ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/4 की प्रोबेबिलिटी होगी, और हमें पूछ रहा है x से बड़ा हो, नहीं 1 से बड़ा हो x की वैल्यू, और 5 से छोटा हो। तो 1 से बड़ा यानी कि 2, 3 और 4, और 5 से छोटा। ओके, तो 5 से पहले तक। तो ये हमारा आएगा यहाँ से यहाँ तक 1/4, 1/4 और 1/4 यानी कि 3/4। 3/4 को हम पॉइंट में कर देंगे तो आ जाएगा 0.75। ओके, और यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x belongs to यूनिफॉर्म AB, और P इज, अगर प्रोबेबिलिटी है x इज लेस देन और इक्वल टू a+2, तो प्रोबेबिलिटी है 0.2। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी x है b-2 या उससे बड़ा। ओके, तो यहाँ का कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन मैंने ट्रिक लगाया और ट्रिक से किया है, तो आपको मैं उसी ट्रिक से बता देता हूँ। बाकी आप ट्राई कर लेना अगर कोई और तरीका हो तो, और कमेंट में ही बता देना ताकि मुझे भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो यहाँ ए और बी से तक, ए से बी तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ए से बी तक जो भी वैल्यूज हैं सबका प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अगर हमारा ए होगा, एक पहला वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू होगी a+1, सॉरी बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, a+1, और तीसरी वैल्यू होगी a+2। ओके, तो इन तीनों का जो कह रहा है a+2 तक, ए से बी तक है, तो a+2 तक यानी कि a1 और a+2 तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है, यानी कि 3 टर्म के लिए जो प्रोबेबिलिटी 0.2 आ रही है।
और यहाँ बी जो पूछ रहा है वो बी माइनस टू या उससे ग्रेटर, यानी अगर बी तक ही माने तो बी माइनस टू होगा लास्ट का टर्म, और फिर बी माइनस वन होगा, और फिर बी होगा। तो लास्ट में भी 3 टर्म बच रहे हैं। इन 3 टर्म की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बी माइनस टू से ग्रेटर होने की, यानी कि बी माइनस टू और बी माइनस वन और बी, और सबकी प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेम होगी। तो यहाँ पर 3 टर्म की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 है तो यहाँ भी 3 टर्म की प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी। तो ये मैंने ट्रिक लगाया। बाकी हो सकता है कोई और तरीका हो, आप कमेंट में बता देना हो तो। क्योंकि यहाँ भी 3 टर्म आ रहे हैं, बी माइनस टू, बी माइनस वन और बी, और यहाँ भी ए प्लस वन, ए प्लस टू आ रहा है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सबका सेम होगा, तो 3 टर्म का अगर 0.2 है तो इधर भी 0.2 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड एवरी डे बाय ए डेयरी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 1000 और 100 लीटर एंड 120। 100 से 120 तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ था शुरू में कि 100 इंक्लूड होगा कि नहीं, 120 इंक्लूड होगा कि होगा नहीं, और इन चीज़ों में जो है कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जो सिंपल जो दिख रहा है वही प्रोबेबिलिटी। इसके पहले भी सर ने भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें जितना दिख रहा है वैसे ही वैल्यूज ली थी, उसमें कोई ज़्यादा टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं लगाना। तो 100 से 120 का मतलब इसमें 20 वैल्यू हो गई, 1 से लेकर 20 तक पार्ट हो गए, और हर की सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20। वैसे भी करोगे 1/120 माइनस 100, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/20। ओके, 1/20 प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह से 20 वैल्यूज होंगी। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड इज मोर देन 115 लीटर गिवन दैट ऑन द डे मोर देन 110 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज प्रोड्यूस्ड। मतलब गिवन है कि 110 लीटर से ज़्यादा हुआ है, और हमें निकालना है 115 लीटर की प्रोबेबिलिटी गिवन है 110। तो इसका क्या होगा, इसका होगा 115 लीटर इंटरसेक्शन 110 लीटर अपान 110 लीटर की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 115 एंड 110 का जो इंटरसेक्शन होगा वो 115 लीटर होगा। तो 115 लीटर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 115 लीटर यानी कि लास्ट के 5 टर्म्स, 15, 16, 17, 18, 19। हाँ, 15 से 16, 16, 17, 18, 19, 20 ले लो, या 15 से 19 ले लो, या 16 से 20 ले लो। अब उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो 15 से 20 का मतलब 5 टर्म आ गए, तो 5/20। तो 115 लीटर या उससे ज़्यादा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/20, और डिवाइड हो जाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है 110 लीटर, मतलब 110 या उससे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 10/20 हो जाएगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बार बार गलत हो जाता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इज इक्वल टू होगा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 20-20 कट जाएगा, 5/10 यानी कि 0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल 316। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 3 है हमारा म्यू, 16 है हमारा सिग्मा स्क्वायर। ओके, देन अराउंड विच वैल्यू एक्स इज मोस्ट लाइकली टू अकर। ओके, तो किस वैल्यू के नज़दीक पूछ रहा है एक्स की वैल्यू कि कहाँ पर होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि जो वैल्यूज होती है वो उसके एवरेज, मीन, सेंटर के आसपास होती है। जो कि इसका मीन है, जो एवरेज म्यू है 3 है। तो अराउंड विच वैल्यू एक्स इज मोस्ट लाइकली टू अकर, तो मोस्ट लाइकली जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी 3 के आसपास होगी, उसके मीन के ज़्यादा होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ होता है वो मीन पर हाई होता है, यानी कि मीन पर उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी 3 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है एक्स बिलोंग्स करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ की 5 है। इंड नहीं सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ओके, तो इसमें अगर ये है, हम इसके थ्रू निकालें क्या बोलते हैं कि सी डी एफ का फॉर्मूला आता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। तो 1 माइनस ई टू द पावर लेमडा है 5 और एक्स है 10। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 50। ओके, और अगर पीडीएफ से निकालें तो होता है माइनस
लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ऐसा ही है ना? लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, माइनस लैम्डा एक्स। नहीं तो ये यहाँ पर ये सी डी एफ लगेगा, क्योंकि हमें ये निकालना है ना, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालना है, तो सी डी एफ वाला ही फार्मूला लगेगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्सपोनेंशियल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x is greater than or equal to 3 and x is less than or equal to 5। ओके, तो वही वाला हम लगाएंगे फॉर्मूला, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। तो माइनस लेमडा है 2 और x है यहाँ, ये हो गया b और ये हो गया a, b माइनस ये होगा, तो x माइनस b यानी कि b है 5। ओके, और माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 10 और माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 6, बाहर आएगा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 6 माइनस ई टू द पावर माइनस 10। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स बिलोंग्स करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 50 और 25 से। 50 हो जाएगा म्यू, 25 हो गया सिग्मा स्क्वायर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। हम देख रहे हैं कि 50 इसका म्यू है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसका एवरेज है, मीन है। तो मीन पे जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन पे सबसे पीक पे होता है और सेंटर में होता है प्रोबेबिलिटी, और मीन के बाद दूसरा होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 50, हमारा मीन 50 है, तो 50 से ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मीन हमारा सेंटर में होता है, तो यहाँ तक प्रोबेबिलिटी होती है हाफ, और इसके आगे की हाफ और इसके पहले की हाफ। तो 50 से आगे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हाफ, क्योंकि हमारा सेंटर में होता है। ये हो जाएगा 0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल 50 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 62। तो हमें जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कैलकुलेशन करना हो, वैल्यू निकालनी हो, तो सर ने बताया था कि हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें ले आते हैं, और फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म की जो होती है वैल्यूज हमें या तो क्वेश्चन में दी होगी, या हमें टेबल में दी होगी, या हमें कहीं ना कहीं से उसका क्लू मिल जाएगा, और उससे हम वो वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बनाएंगे पहले। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम एक जेड लेते हैं वेरिएबल, और स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। यह हमारा म्यू है 50, सॉरी म्यू है 50 और सिग्मा स्क्वायर है 100, यानी सिग्मा हमारा हो गया 10। तो हमारा हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस 50 और डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा z सिग्मा प्लस 50। तो x की जगह पर हम ये z वाली वैल्यू रखेंगे, इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, वो करेंगे, यानी कि 45 शुड बी लेस देन z सिग्मा प्लस 50। z हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज लेस देन 62। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसको हम z के फॉर्म में लाएंगे, में z सिग्मा है, z सिग्मा, सिग्मा हमारा 10 था ना, तो ये भी लिख लेना, इसको हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं। z सिग्मा यानी कि 10z, सिग्मा की वैल्यू हमारी 10 है, तो ये 102 नहीं है, ये है 10z, 10z प्लस 50। तो अभी हम 50 दोनों साइड माइनस कर देते हैं, तो 45 में से 50 जाएगा -5 शुड बी लेस देन 10z शुड बी लेस देन, यहाँ से 50 माइनस होगा तो 12 हो जाएगा। अभी 10 हमारे साथ z के साथ लगा हुआ है, तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए z के फॉर्म में लाने के 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 शुड बी लेस देन z शुड बी लेस देन 1.2। तो अब ये जो हमारा फॉर्म आ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल सॉरी ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसके कैसे निकाला हमें पता है, यहाँ पर हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाएंगे 1.2 माइनस सी डी एफ ऑफ माइनस 0.5।
1.2 और 0. ये होगा आंसर। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे ये एक्टिविटी ख़त्म होती है। थैंक यू आपका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। और मैंने बताया कि कहीं-कहीं छोटी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं उसे मुझे पता चलता है तो मैं उसे वीडियो में ठीक कर देता हूँ, या कहीं-कहीं मैं भी अटक जाता हूँ। अगर कहीं कोई चीज़ एक्सप्लेन करने में कोई कमी रह गई हो या आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूँगा। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये वीक 4 की एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आप वीक 4 की सारी एक्टिविटी आप खुद से कर लेंगे। थैंक यू।